हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज हम व्याकरण में अपना पाठ नंबर 16 पढ़ने जा रहे हैं। निबंध लेखन। निबंध लेखन क्या होता है? निबंध लिखना। निबंध लेखन एक कला है। इसके लिए विषय की संपूर्ण जानकारी एवं भाषा पर अधिकार होना आवश्यक है। लेखक को निबंध की विषय वस्तु को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करना आना चाहिए। यानी कि हमें प्रस्तुत करना है वो हमें पता होना चाहिए कि हम अपने विचार किस तरीके से प्रकट कर रहे हैं। निबंध में छोटे छोटे अर्थपूर्ण वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ विषय वस्तु को अलग अलग अनुच्छेद के माध्यम से व्यक्त करना चाहिए। अभ्यास के लिए कुछ निबंध नीचे दिए जा रहे हैं, पढ़कर स्वयं निबंध लिखने का प्रयास करो। पहला हमारा निबंध का विषय है समाचार पत्रों की उपयोगिता। चलिए पढ़ते हैं क्या है इसमें। जिज्ञासा मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। आदिकाल से मनुष्य में अपने आसपास तथा दूर घटी घटनाओं एवं समाचारों को जानने की जिज्ञासा रही है। मनुष्य की इसी जिज्ञासा के कारण समाचार पत्रों का विकास हुआ है। 17वीं शताब्दी में सर्वप्रथम समाचार पत्र वेनिस नगर में प्रकाशित हुआ। हमारे देश में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ समाचार पत्र था इंडिया गजट। आज देश के विभिन्न भागों में विविध भाषाओं में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान, स्वतंत्र भारत, पंजाब केसरी, पांचजन्य, नवभारत टाइम्स, ये आदि कुछ हमारे समाचार पत्र हैं। समाचार पत्र आज के युग की आवश्यकता बन गए हैं। आज के युग में विश्व में घटित होने वाली कोई भी घटना समाचार पत्रों के माध्यम से थोड़े ही समय में प्रसारित हो जाती है। समाचार पत्रों में पाठकों के लिए नई रोचक सामग्रियां होती हैं। समाचार पत्रों से लोगों की मानसिक भूख मिटती है, वह उनके मानसिक स्तर में वृद्धि होती है। ठीक है। समाचार पत्र आज इन प्राप्ति के सबसे सस्ते, उपयोगी एवं सरल माध्यम बनते जा रहे हैं। आज समाचार पत्र केवल समाचार तक सीमित न रहकर अपने अनेक प्रयोजनों को सिद्ध करने लगे हैं। समाचार पत्रों में खेलकूद, राजनीति, रोजगार आदि से संबंधित तरह तरह की सूचनाएं छपी होती हैं, जिन्हें पढ़कर लोग लाभान्वित होते हैं। समाचार पत्रों द्वारा ही लोगों को सरकारी नीतियों की जानकारी मिलती है। समाचार पत्र जनमत निर्माण के लिए अति महत्वपूर्ण साधन है। समाचार पत्र समाज के प्रहरी हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया जाता है। इनसे जनता के दुख दर्द से संबंधित खबरों को प्रकाशित कर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। ये लोकतंत्र के रक्षक हैं तथा देश की उन्नति में सहायक हैं। समाचार पत्रों को विचारधारा एवं व्यक्ति के संकुचित दायरे में न बांधकर अपने कर्तव्य का सजगता के साथ पालन करना चाहिए। उन्हें समाज की बुराइयों को दूर कर स्वस्थ एवं सुंदर समाज की रचना में सहायक बनना चाहिए। ठीक है। अगला हमारा निबंध है व्यायाम का लाभ। चलिए पढ़ते हैं व्यायाम का लाभ क्या है। अच्छा स्वास्थ्य महान वरदान है। यह वरदान व्यायाम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति मन लगाकर अपने कार्यों को करता है और जीवन में उन्नति को प्राप्त करता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। स्वस्थ व्यक्ति से बीमारियां भी दूर ही रहती हैं। अच्छे स्वास्थ्य और व्यायाम का चोली दामन का साथ है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने हेतु व्यायाम आवश्यक है। व्यायाम से ही हमारा शरीर पुष्ट एवं स्वस्थ रहता है। इससे हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ एवं सबल बनते हैं। व्यायाम के अभाव में मनुष्य रोगी हो जाता है, जिससे वह अपने कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। रोगी और आलसी मनुष्य कभी प्रगति नहीं कर पाते, वे सदा निराशा में डूबे रहते हैं। व्यायाम न करने वालों का शरीर बेडौल एवं मोटा हो जाता है, तो इसलिए व्यायाम हमारा अत्यंत आवश्यक है। प्रातःकालीन भ्रमण, दौड़ना, खेलकूद, तैराकी, घुड़सवारी, योगासन आदि अनेक व्यायाम हैं। प्रातःकालीन भ्रमण से ताजगी मिलती है और मन प्रसन्न रहता है। सभी व्यायाम अत्यंत उपयोगी एवं लाभदायक हैं। व्यायाम से शरीर का रक्त संचार बढ़ता है, कमजोरी दूर होती है, शरीर के काम करने की क्षमता में वृद्धि होती है। व्यायाम करते समय उनके नियमों का पालन करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम खुली हवा में एवं खाली पेट करना चाहिए। व्यायाम करने के तुरंत बाद स्नान या भोजन नहीं करना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य व्यायाम पर निर्भर करता है। व्यायाम ही शरीर को स्वस्थ बनाए रखने वाला पौष्टिक भोजन है। अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति उल्लास उमंग से भरपूर जीवन जीता है, जीवन में प्रगति करता है। हमें प्रतिदिन अपनी अवस्था के अनुरूप कोई ना कोई व्यायाम अवश्य करना चाहिए। ठीक है। तो ये था हमारा निबंध।
अगला निबंध देखते हैं हम क्या दे रखा है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली। चलिए पढ़ते हैं क्या है राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। यह भारत का दिल है। दिल्ली का हर स्थल दर्शनीय है। विभिन्न राज्यों में रहने वाले भारतीय तथा विदेशी पर्यटक सदा ही इसे देखने के लिए ललायत रहे हैं। दिल्ली भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है। इसका पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। इसे पांडवों ने बसाया था। यह एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ के अनेक स्मारक विभिन्न कालों तथा राजाओं से स्मृत चिन्ह है। यहाँ पे इसमें लाल किला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। दिल्ली में लाल पत्थरों से बने इस किले की दो मुख्य विशेषताएं हैं। पहला सुंदरता, दूसरी मजबूती। लाल किले के भीतर दीवाने आम, दीवाने खास तथा रंग महल दर्शनीय है। लाल किले के सामने लाल पत्थरों से बनी जामा मस्जिद देखने योग्य है। यह संसार की प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है। ईद की नमाज के दिन इसका सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। मुगल शहंशाह शाहजहां यहाँ अपने दरबारियों के साथ नमाज अदा करने आते थे। दिल्ली में ही देश के अनेक महापुरुषों की समाधियां हैं। इनमें प्रमुख हैं महात्मा गांधी की समाधि राजघाट में है और पंडित नेहरू की समाधि शांतिवन और लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पे है। यहाँ लोग इन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। दिल्ली की कुतुब मीनार अपनी ऊंचाई तथा निर्माण के कारण दर्शकों को अचरज में डाल देती है। इसके पास ही सम्राट विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया अष्टधातु का लौह स्तंभ है जिस पर आज तक जंग नहीं लगा। दिल्ली में ही राजा सवाई मानसिंह के द्वारा बनाया गया अद्भुत जंतर मंतर है जो कनॉट प्लेस के पास है। पुराने समय में इससे यह पता लगाया जाता था। पुराना किला भी देखने योग्य है। इस किले के पास ही चिड़ियाघर है। चांदनी चौक दिल्ली का सबसे बड़ा बाजार है। गुरुद्वारा शीशगंज भी यहाँ स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ का मुगल गार्डन वसंत ऋतु में खिले फूलों से सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है। नई दिल्ली का प्रत्येक स्थल ही देखने योग्य है। ठीक है, तो ये था हमारा निबंध हमारी राजधानी दिल्ली। चलिए बच्चों, अगला निबंध हम पढ़ें वनों का महत्व। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। वन हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा का कोष है। नैसर्गिक सुषमा का आधार है। पर्यावरण को संतुलित रखने की कुंजी है। वन्य प्राणियों का सुखद आवास है और पर्यटन के आकर्षक स्थल हैं। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वन हमें प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से अनेक प्रकार की वस्तुएं देते हैं। वनों से अनेक प्रकार की लकड़ियां मिलती हैं। लकड़ी न केवल ईंधन के रूप में काम आती है अपितु इससे विभिन्न प्रकार के फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे आदि बनाए जाते हैं। वनों से हमें बांस व घास की प्राप्ति होती है जिससे कागज बनाया जाता है। इस उद्योग में लाखों लोग कार्य करते हैं। वनों से रबड़ व अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां मिलती हैं। इनसे जीवन रक्षक दवाइयां भी बनाई जाती हैं। वन प्राकृतिक सूक्ष्म के भंडार हैं। वनों से चारों ओर फैली हरियाली मानव मन विभोर कर देती है। पक्षियों का कलरव और वन्य जंतुओं की क्रीड़ाएं मन को मोह लेती हैं। वन जलवायु को संतुलित करते हैं। वे ठीक समय पर वर्षा करने में सहायक होते हैं। वन भूमि को संतुलित जलवायु प्रदान करके उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त वे प्रदूषण को फैलने से रोकते हैं और वायु को शुद्ध रखते हैं। सिंह, बाघ, गैंडे, हाथी, भैंसे, हिरण आदि वन्य पशुओं और भांति भांति के पक्षियों के लिए वन उनका प्यारा घर है। वन उनका जीवन है, जीवन धारा है। इसलिए भारत सरकार ने देश में राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों की व्यवस्था की है। आगे बोला है वन पर्यटकों के आकर्षक का केंद्र होते हैं। पर्यटक जहाँ प्रकृति की सुनहरी सुषमा में आनंद विभोर होते हैं, वहीं धारीदार शरीर तथा अनोखे स्वभाव के बाघों को देखकर, सिंह, हिरनी एवं शावकों की क्रीड़ा देखकर मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। जब पर्यटक हाथियों की मस्त चाल और उनके झुंडों को जल क्रीड़ा देखते हैं तो उनका मन रोमांचित हो उठता है। वनों में चहचहाते रंग बिरंगे पक्षी उनके सौंदर्य को और बढ़ाते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण वन्य पदार्थों की मांग बढ़ती जा रही है। मांग की पूर्ति के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। फलतः भूमि वन विहीन होती जा रही है। वनों की अंधाधुंध कटाई की पहली मार मौसम के बदलाव पर पड़ी है। बेमौसमी बारिश और ओलों की मार से खेतों में खड़ी फसल चौपट होने लगी है। ठीक है,
आगे बोला है वनों की अंधाधुंध कटाई से भू क्षरण तथा पर्वतों का भूस्खलन हुआ है। इससे देश की हरियाली घटी है व मरुस्थल का विस्तार हुआ है। मैदानी वनों के कारण हवा का वेग रुकता है। पहाड़ी वनों के कारण वर्षा जल का प्रवाह कम होता है। वनों के कटने से ये सब प्रभाव समाप्त हो गए हैं। अधिक वर्षा का जल करोड़ों टन मिट्टी बहाकर नदी में ले जाता है। इससे विनाशकारी बाढ़ें आती हैं। वनों की कटाई से पर्यावरण बिगड़ गया है। शुद्ध वायु और शुद्ध जल का अकाल पड़ने लगा है। यह मनुष्यों सहित पशु पक्षियों के सामूहिक विषय का विनाश का कारण बन चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा निबंध लेखन। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे इसी पाठ के साथ में, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।